18 जुलाई के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। हर साल 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आती है, जो मानवाधिकारों के दिग्गज और आशा के प्रतीक हैं। मंडेला दिवस वास्तव में एक वैश्विक घटना है जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार करती है। मंडेला के असाधारण जीवन और उनकी स्थायी विरासत की मान्यता में संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। अपनी करुणा, क्षमा और मानवता के परस्पर संबंध में विश्वास के लिए प्रसिद्ध मंडेला के नेतृत्व ने न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि विश्व स्तर पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस का विषय गरीबी और असमानता का मुकाबला करना अभी भी हमारे हाथों में है। अपडेट 2। नियुक्ति। ममता बनर्जी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के रूप में बहाल किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में बहाल कर दिया है। श्री कुमार संजय मुखर्जी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया था। श्री कुमार सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। श्री मुखर्जी को राज्य की अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अपडेट 3। राष्ट्रीय। भारत नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने की उम्मीद है। एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO APAC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अपडेट 4। निधन। कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर नहीं रहे। प्रतिष्ठित स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह जापानी दिग्गज कोकुयो को ब्रांड बेचने के बाद कोकुयो कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे। हॉर्स ब्रांड नाम की कंपनी की स्थापना 1931 में डीपी दांडेकर और जीपी दांडेकर ने की थी। सुभाष दांडेकर के तहत कंपनी का नाम बदलकर कैमलिन कर दिया गया और स्टेशनरी वस्तुओं से कला उत्पादों में विविधता लाई गई। दांडेकर सामाजिक जागरूकता, कला और उद्यमिता में योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्हें गेम चेंजर्स ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। अपडेट 5। निधन। गुड्डा भूत फेम फिल्म निर्माता सदानंद सुवर्णा का निधन। वरिष्ठ कन्नड़ रंगमंच और फिल्म व्यक्तित्व सदानंद सुवर्णा 92 का मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। वह अपनी 13 भाग वाली टेलीविजन श्रृंखला गुड्डा भूत के लिए जाने जाते थे, जिसे उन्होंने 1991 में दूरदर्शन के लिए निर्मित और निर्देशित किया था और कन्नड़ लेखक डॉ. के. शिवराम कारंत पर 8 भाग की डॉक्यूमेंट्री थी। प्रसिद्ध लेखक गिरीश कासरवली के साथ उनके सहयोग के परिणामस्वरूप कई सिनेमाई कृतियां बनी। दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की के रहने वाले सुवर्णा ने अपने जीवन के 5 दशक मुंबई में बिताए। सदानंद सुवर्णा ने केवल एक फिल्म कुबी मट्टू याला का निर्देशन किया, जो के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी की एक लघु कहानी पर आधारित थी। अपडेट 6 योजनाएं और समितियां।
आयकर ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर ने अगले 5 वर्षों के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद नामक लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान योजना की घोषणा की है, जिसकी ऊपर से नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि प्रयासों में दोहराव के बिना अधिकतम उत्पादकता चलाई जा सके। सरकार का अनुसंधान निकाय जल्द ही सरकार की 100 दिवसीय योजना के हिस्से के रूप में विभिन्न फसलों में 100 बीज किस्मों को भी जारी करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, जैसा कि हमारे मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुरोध किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सभी 100 नई किस्मों को जारी कर सकते हैं। अपडेट 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अबरा ने शुरू किया दुबई में परीक्षण। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण RTA ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक अबरा का परीक्षण संचालन शुरू किया है। अबरा, जो 20 यात्रियों को ले जा सकता है, को पारंपरिक अबरा पहचान को बनाए रखने के लिए डिजाइन और बनाया गया था। अबरा का निर्माण अबू धाबी में अल सीर मरीन कंपनी द्वारा जापान के मित्सुबिशी सहित कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें जर्मनी के सीमेंस, जिसने प्रिंटर की प्रोग्रामिंग और अंशांकन की देखरेख की, और जर्मनी के टोर्कीडो, जिसने इलेक्ट्रिक मोटर्स की आपूर्ति की शामिल थे। अपडेट 8 राज्य। उत्तराखंड ने देहरादून में अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली। राज्य की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के पास वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हाल ही में खोली गई थी, ताकि आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया जा सके। गैलरी प्रकृति शिक्षा केंद्र का एक हिस्सा है, जो वन विभाग के अनुसंधान प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। पर्यटक उत्तराखंड के जंगलों से रिकॉर्ड की गई चहचहाहट के साथ साथ राज्य की पक्षी प्रजातियों की 250 से अधिक तस्वीरें देख सकते हैं। पक्षी प्रजातियों को 10 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। गोवा में 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। मंत्री महोदय ने यह घोषणा नई दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ एक कार्यक्रम में की। अपडेट 10 अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की सहायता जारी की। भारत ने इजरायल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी की है। फिलिस्तीन में भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा कि यह 2024 से 25 के लिए निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को भारत के $5 मिलियन के वार्षिक योगदान की पहली किस्त है। भारत की वित्तीय सहायता ऐसे समय में आई है जब 1.7 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को गैरमान्यता प्राप्त देश के भीतर आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमास के खिलाफ इजरायल का आक्रमण तेज हो गया है।